गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 2 दिल्ली सल्तनत इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, दिल्ली सल्तनत हमें पता है कि मध्ययुगीन इतिहास के दौरान दिल्ली सल्तनत और मुगलशाही दो प्रकार की शासन प्रणाली उस समय चलती थी। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगलशाही आई थी। अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से महान राजाएं हुए, उन्होंने अपना राज्य कारोबार किया, उनकी शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। प्राचीन काल के से ही दिल्ली भारतीय राजधानी के एक केंद्र थी। 12वीं शताब्दी में तोमर और चौहान राजपूतों के समय में दिल्ली एक व्यापार वाणिज्य का एक बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मतलब शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। मतलब शुरुआत में मतलब 1206 से लेकर 1526 तक ये जो कार्यकाल है, ये जो समय है, इसमें दिल्ली सल्तनत का ये महत्वपूर्ण कार्यकाल है। 1526 के बाद फिर मुगलशाही की शुरुआत हुई थी, पर 1526 तक दिल्ली सल्तनत था। उत्तर भारत को विशाल विस्तार पर शासन करने वाले शासकों सुल्तान और शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। ये शासक मूलभूत रूप में से तुर्क और अफगान मूल के थे। ये शासक कहाँ के थे? तुर्क और अफगान के थे। इन 350 वर्ष के दौरान दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने, कितने वंशों ने? 5 वंशों ने शासन किया था, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनका समावेश होता है। दिल्ली सल्तनत के साथ हम इस पाठ में एक विजयनगर और बादामी साम्राज्यों का भी हम अध्ययन इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के शासक को समझते हैं। इसमें पहला जो वंश हुआ वो था खिलजी वंश, 1206 से लेकर 1290 तक। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन घोरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने निर्णायक विजय प्राप्त करके दिल्ली में एक सल्तनत की सत्ता की नींव डाली थी। 1151 में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन घोरी को हरा दिया था। लेकिन जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तब शहाबुद्दीन घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को उसमें हरा दिया और दिल्ली सल्तनत की उसने स्थापना करवा ली। मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम वो सुल्तान बना। 1206 में मात्र 5 वर्ष के अपने शासनकाल में उसने सल्तनत सत्ता को बनाए रखने का प्रयत्न किया। 1210 में पोलो के खेल में घोड़े पर से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुमिश जो थे, इल्तुमिश को उन्होंने गद्दी पर बैठाया। उसने सल्तनत सत्ता को सर्वोपरि बनाने के लिए चहलगान, चारगान की स्थापना की थी, अर्थात 40 तुर्कों अमीरों के दल की रचना की। उसने राजधानी का स्थानांतर लाहौर से दिल्ली करवा लिया था। इल्तुमिश को गुलाम वंश का वास्तविक स्थापक माना जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसने राजधानी का स्थानांतर लाहौर में दिल्ली करवा लिया। अपने एक भी पुत्र को सुल्तान बनाने के योग्य न समझकर इल्तुमिश ने अपनी काबिल जो पुत्री थी रजिया को अपना उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, रजिया को सुल्तान बना दिया। मतलब किसी पुत्र को उन्होंने राज्य का कार्यभार सौंपा नहीं, किसी को लायक नहीं है ऐसे समझकर उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, अपना कार्यभार उनको सौंप दिया। इल्तुमिश की मृत्यु के थोड़े समय बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली भारत की प्रथम महिला शासक थी। उस समय के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज भी मानते हैं कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक काबिल, सक्षम थी। फिर भी एक महिला शासनकर्ता के रूप में
मान्यता मिलना बहुत मुश्किल था। दरबारी भी उसे स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं थे। अमीरों की सत्ता लालसा निरंतर चलने वाले विद्रोह ने उसके शासन का अंत कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद 6 वर्ष राज्य में अराजकता का माहौल रहा। अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। 21 वर्ष के उसके शासनकाल के बाद उसकी मृत्यु होने से गयासुद्दीन बलबन उस गद्दी पर बैठा। चहलगान दल का नाश करके शासन तंत्र पर से अमीरों के प्रभाव को उन्होंने कम किया। उसने राजा के पद को अधिक मजबूत बनाया। बलबन साहित्य और कला का पोषक भी था। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने शासनकाल करवाया और थोड़े समय बाद दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ और दूसरा नया वंश मतलब खिलजी वंश। अब गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। 1290 से लेकर 1320 तक मतलब लगभग 30 साल तक एक खिलजी वंश का स्थापन हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के शासन की शुरुआत की। जलालुद्दीन के 6 वर्ष के शासन के बाद दिल्ली की गद्दी पर एक महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन आया। उसने उत्तर भारत, गुजरात, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार किया। दिल्ली में शाही सेना की शुरुआत की। उसने सेना के घोड़ों और सैनिकों की विशिष्ट पहचान के लिए दाग और चेहरा पद्धति की भी शुरुआत की थी। इसके उपरांत भाव नियमन, बाजार नियंत्रण, संग्रहखोरी नियमन जैसे प्रशासनिक सुधार भी उन्होंने किए। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद राज्य में अराजकता का वातावरण रहा। खिलजी वंश का अंत करके दिल्ली की गद्दी से तुगलक शासन की शुरुआत करने वाला गयासुद्दीन एक तुगलक था। अब तुगलक वंश की स्थापना हुई 1320 से लेकर 1414 तक। तुगलक वंश के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली सुल्तान हुआ। उसने अपने समय में कई योजनाएं लागू की, जिसमें दिल्ली के दौलताबाद राजधानी को दिल्ली में दौलताबाद राजधानी का उन्होंने स्थानांतर किया। प्रतीक मुद्रा प्रयोग आदि योजना का समावेश उसमें होता था, परंतु अधिकांश योजनाओं व्यवहारिकता के अभाव, क्रमबद्ध आयोजनबद्ध कार्यान्वयन के अभाव के कारण वो निष्फल हुई। अतः इतिहास में ये योजनाएं तरंगी योजना के नाम से जानी जाती है। मुहम्मद तुगलक के समय में अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आए और मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तैमुरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 से 99 के समय में, जिसमें सत्ता की नींव हिल गई और तुगलक सत्ता भी एक प्रकार से मर्यादित सीमित हो गई और एक नया वंश सैयद वंश वहाँ पे स्थापित हुआ 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तुगलक वंश के शासन के अंत के बाद खिजर खान ने एक नया वंश सैयद वंश की उन्होंने स्थापना की। किसने? खिजर खान ने। सैयद वंश के बाद बहलोल लोधी, उन्होंने लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी सल्तनत का प्रथम अफगान शासक था। लोधी वंश का अंतिम बादशाह इब्राहिम लोधी था। 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध में उसकी पराजय हो जाती है। देखो मित्रों, 1526 में एक बहुत बड़ा पानीपत का युद्ध होता है बाबर और लोधी के बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में। अब इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है और इसी प्रकार से सल्तनत युग का अंत हो जाता है और एक नया वंश मतलब मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। मतलब 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल था और 1526 से लेकर आगे एक नया वंश बाबर ने एक मुगल वंश की उन्होंने स्थापना की। अब हम दिल्ली सल्तनत के दौरान जो राज्य व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत भारत में राज्य शासन व्यवस्था की दृष्टि से विशिष्ट था। दिल्ली सल्तनत शासन के केंद्र में सुल्तान था।
सुल्तान की सत्ता सर्वोपरि मानी जाती थी, जो सर्वोच्च सेनापति, कार्यकारिणी का सर्वोच्च प्रमुख, सर्वोपरि न्यायाधीश भी था। सुल्तान को मदद करने के लिए एक मंत्रिमंडल भी था। मंत्रिमंडल के मंत्रियों एवं अधिकारियों की भी नियुक्ति सुल्तान स्वयं मतलब खुद करता था। सल्तनत शासन व्यवस्था केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय इस तरह तीन विभागों में उस समय विभाजित थी। इस प्रकार की राज्य व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के दौरान थी। उनका केंद्रीय शासन अब तीन स्तर पर, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन एक इस प्रकार का था। सुल्तान के बाद मंत्रिमंडल मुख्य था। सुल्तान का प्रधानमंत्री वजीर कहलाया जाता था, जो प्रशासन तंत्र का प्रमुख था वजीर। इसके उपरांत मंत्रिमंडल में सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग, धर्म विभाग, विदेश विभाग, गुप्तचर विभाग आदि विभागों का समावेश भी होता था। इस तरह कुछ अंश में आधुनिक मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था उस समय हमें देखने को मिलती है। प्रांतीय शासन में देखा जाए तो सल्तनत में प्रांत को जागीर में बांटा गया था। किसमें? जागीर में, जिसे इक्ता भी कहते थे। क्या कहते थे? इक्ता। इक्ता का प्रमुख इक्तेदार या मुक्ति कहलाया जाता था, जो प्रांत की कार्यकारिणी और न्याय तंत्र का प्रमुख होता था। उसका कार्य भू राजस्व एकत्र करना और सुल्तान को आवश्यकता अनुसार सेना उपलब्ध करवाना था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में केंद्रीय सेना को महत्व देते हुए इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता था। अब स्थानीय प्रशासन में देखा जाए तो प्रांत से नीचे की इकाई जो थी जिला और तहसील में उनको विभाजित किया जाता था, जिसमें क्रमशः देखा जाए सिख और परगना, सिख और परगना, जिला को सिख और तहसील को परगना कहा जाता है। गांव का प्रशासन का मुखिया या मुकदम जो था वो करता था। पटवारी लिपिक उनको मदद भी करवाते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान में हुए थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारत में भारतीय इस्लामिक शैली के स्थापत्यों का निर्माण की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत के समय काल दौरान किला, मस्जिद, मकबरा, मकान, बगीचा, दरवाज़ा, मीनार आदि जैसी स्थापत्य कला की दृष्टि से उल्लेखनीय निर्माण कार्य भी हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली में कुवत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद का निर्माण भी हुआ था। ऐसा ऐबक द्वारा बनवाई गई दूसरी महत्वपूर्ण इमारत मतलब कुतुब मीनार, जो यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कौन सी इमारत बनाई थी? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन के समय में उसकी एक मंजिल बन सकी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो काम बचा था वो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। मतलब इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनाने का काम शुरुआत की, परंतु उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बचा हुआ काम इल्तुतमिश ने पूरा किया था। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी ने उसका बाद में जीर्णोद्धार करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्मित अन्य एक इमारत ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर है? अजमेर में है। इल्तुतमिश के समय में हाज ए शमसी ईदगाह जामा मस्जिद का भी निर्माण हुआ। खिलजी वंश दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए अलाई दरवाज़ा नामक प्रवेशद्वार, श्री नामक किला, श्री नामक नगर तथा हौज ए खास का समावेश होता है। तुगलक शासन दौरान तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिस्सा, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद आदि नगर भी उस समय बसाए गए थे। इस समय काल दौरान दिल्ली में अनेक किलों, मस्जिदों, तालाबों, महलों, स्नानघरों, मकबरों, पुलों, सरायों, बगीचों आदि का भी निर्माण कार्य हुआ था। सैयद और लोधी वंश दौरान मकबरों और मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिनमें बंदे खान का गुंबज, बड़ा गुंबज, मोटी मस्जिद और शहाबुद्दीन का मकबरा उसमें मुख्य था। मतलब अनेक शिल्प का उस समय मुगल सुल्तनत काल के शासन के दौरान हुए थे। अब हम एक महत्वपूर्ण शासन हुआ विजयनगर का साम्राज्य। 1336 से लेकर 1646 के दौरान में अब तुगलक वंश के निर्बल सुल्तानों के समय दौरान दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई। सैयद वंश और लोधी वंश के समय यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी।
तैमूर के आक्रमण के कारण भी स्थिति अधिक खराब थी। इन सभी परिस्थितियों के कारण उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक प्रदेश स्वतंत्र हुए, जिनमें विजयनगर, बहुमनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर आदि का समावेश होता है। यह हम विजयनगर और बहुमनी राज्य के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। हरिहर राय और बुक्का राय नामक दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने राज्य की उन्होंने राजधानी बनाकर विजयनगर साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। प्रारंभ में उनके गुरु स्वामी विद्यारण्य के नाम पर से यह नगर विद्यानगर के नाम से जाना जाता था। बाद में उनके सम्राटों की सैन्य सफलता के कारण ये विजयनगर एक कहलाने लगा। हरिहर राय और बुक्का राय एक संगम वंश के ये राजा थे। उन्होंने ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, चालुक्य वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविंद वंश के शासन किया। हरिराय प्रथम और बुक्का राय ने छोटे राज्यों को साम्राज्य बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया था। चालुक्य वंश के शासन के बाद तुल्ल वंश की स्थापना हुई। तुलु वंश में कृष्णदेवराय जैसा महान शासक हुआ, जो मात्र तुलु वंश का ही नहीं बल्कि समग्र विजयनगर साम्राज्य का एक सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, उसे भारत का एक महान शासक बनाने का गौरव भी प्राप्त है। उसने शासन दौरान कई विजय प्राप्त करवाए। कृष्णदेवराय का अधिकांश जीवन युद्ध भूमि पर ही व्यतीत होता है, फिर भी उसने प्रशासनिक तंत्र की उपेक्षा नहीं की थी। उसने राज्य में तालाबों एवं नहरों का निर्माण करवाकर खेतीबाड़ी को समृद्ध किया था। कई अयोग्य करों को उन्होंने रद्द करके प्रजा का प्रेम प्राप्त किया। विजयनगर के पास नागलपुर नामक नगर बसाया तथा उसे इमारतों और मंदिरों से सजाया गया। कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषा में कई ग्रंथ लिखे थे। साहित्य कला को बढ़ावा देने के कारण वे आंध्र के भोज कहलाए जाते भी थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर में एक आंतरिक संघर्ष षड्यंत्र शुरू हुए और 23 जनवरी 1565 को ताड़ीकोटा के युद्ध में मुस्लिम राज्यों द्वारा बने संघ के सामने विजयनगर की पराजय हुई, हार हुई। और युद्ध के बाद भी विजयनगर साम्राज्य एक शताब्दी तक बना रहा, परंतु पहले जैसी भव्यता उनको हारने के बाद कभी प्राप्त नहीं रही। उसके बाद एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ था बहुमनी राज्य। 1347 से लेकर 1518 के दौरान तुगलक वंश के समय में ही दक्कन में जफर खान ने 1347 में एक बहुमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने? जफर खान ने। दक्कन में। कहाँ पर? दक्कन में। इस राज्य के लगभग 1.5 शताब्दी तक दक्षिण भारत की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखा। जफर खान ने अलाउद्दीन मोहम्मद शाह नाम धारण करके स्वतंत्र शासन किया। उसने नए स्वतंत्र राज्य की राजधानी गुलमर्ग को बनाकर अपने राज्य में कई प्रदेश जोड़े। बहुमनी साम्राज्य में अहमद शाह, मोहम्मद शाह तृतीय का शासन उल्लेखनीय है। अहमद शाह गुलमर्ग से अपनी राजधानी बीडर से ले गए और वहाँ कई इमारतों का उन्होंने निर्माण कार्य भी करवाया। मोहम्मद शाह तृतीय का वजीर महमूद गवा था। उसने सक्षम प्रशासनिक तंत्र की रचना की थी। मोहम्मद शाह तृतीय के समय में बहुमनी सत्ता मजबूत बनी, परंतु उसके बाद महमूद शाह बहुमनी द्वितीय के समय में राज्य की सारी सत्ता उसके वजीर कासिम बरीद के हाथ में आ गई और उसी समय में ही बहुमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। समग्र साम्राज्य बीजापुर, अहमदपुर, गोलकोंडा, बीडर और बराह जैसे 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभक्त होगी, अलग हो जाती है। अब दिल्ली सल्तनत शासन का अंत हो जाता है। किस प्रकार से उसका अंत होता है? दिल्ली सल्तनत शासन की स्थापना हमें पता है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी और 320 वर्ष बाद मतलब 1526 में इब्राहिम लोदी के शासन के अंत के साथ उसका अस्त हो जाता है। इस लगभग 325 वर्ष के दौरान
योग्य, शक्तिशाली और कई बार निर्बल सुल्तान भी गद्दी पर बैठे। दिल्ली के इस मुस्लिम महाराज ने अनेक धूप छाया देखी और जिसका उदय उसका अस्त, जिसका उदय उसका अस्त, इस न्याय के अनुसार उसका पतन भी हो जाता है। विद्यार्थी मित्र हो, इस पाठ में हमें दिल्ली सल्तनत के दौरान 1206 से लेकर 1526 के बीच में अनेक महान राजाओं, अनेक अलग अलग वंश की यहाँ पे स्थापना हुई। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश वगैरह यहाँ पे वंश की स्थापना हुई। अनेक महान राजाओं हुए, अपना उन्होंने राज्य कारोबार किया, उनकी शासन प्रणाली अलग अलग थी। उसी के दौरान विजयनगर साम्राज्य, बहुमानी राज्य स्थापित हुए, अनेक किले, राजा, रजवाड़े उस समय हुए और अपना राज्य कारोबार उन लोगों ने करवाया। फिर भी 1526 में बाबर और घोरी उसके बीच में एक पानीपत का युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर जीत जाते हैं और बाबर जीत जाने से दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार से अस्त हो जाता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुए 1526 का पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत का अस्त हो जाता है, अंत हो जाता है और एक नई शासन प्रणाली मुगलशाही का एक नया शासन प्रकार वहाँ से चालू हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको मध्ययुगीन शासन के अनेक राजाओं के बारे में यहाँ पर वीडियो देखकर, इस पाठ का फोटोकॉपी देखकर, इस पाठ को आपको 1206 से लेकर 1526 के दौरान जिस प्रकार के राज्य हुए उनका राज्य कारोबार आपको अच्छे से समझाने का प्रयास आपको करवाना है। मित्रों हो, आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।